दोस्तों नमस्कार। कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटिकल थ्योरी के इस वन लाइनर क्वेश्चन पार्ट में हम सेकंड पार्ट में पहुंच चुके हैं। अभी तक हम जो है 145 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर चुके हैं। 145 क्वेश्चन पे डिस्कशन हो चुका है हमारा। आज हम बात करेंगे 146 क्वेश्चन से और हमारी शुरुआत होगी आज इक्वलिटी से। समानता क्या होती है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन नंबर 1 है, अवसर की औपचारिक समानता का अर्थ क्या है। अपॉर्चुनिटी, अवसर की औपचारिक समानता का अर्थ क्या है। इसका मतलब है सभी को बराबर का अवसर दिया जाए, जाति धर्म रंग लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। ये होता है अवसर की समानता, यानी कि सबको बराबर का अवसर दिया जाए और जाति धर्म रंग या लिंग के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर की वास्तविक समानता का क्या अर्थ है। अवसर की वास्तविक समानता का क्या अर्थ है। इसका अर्थ है समान क्षमता के अनुसार समान अवसर देना। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी कैपेबिलिटी जितनी है, यानी कि मान लीजिए मेरी कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो मेरी बराबर की कैपेबिलिटी वाले के साथ में मेरी जो है वो समान अवसर होना चाहिए। मेरे से कम कैपेबिलिटी वाले का मेरे साथ जो है वो कंपटीशन नहीं होना चाहिए। उसका कंपटीशन उसकी क्षमता जितनी है उसके ही साथ होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को टैडपोल फिलोसफी किसने कहा। टैडपोल फिलोसफी, मेंढक दर्शन। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को टैडपोल फिलोसफी किसने कहा। R.H. टानवे। R.H. टानवे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। ये पूछा जाता है पेपर में कई बार। टैडपोल फिलोसफी, R.H. टानवे। इसके बाद है इक्वलिटी पुस्तक किसने लिखी। इक्वलिटी पुस्तक ये R.H. टानवे की ही पुस्तक है। VVIP क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी ज़रूरत के अनुसार, यह कथन किसका है। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी ज़रूरत के अनुसार, ये किसका है। ये लुइस ब्लाने का है। लुइस ब्लाने ये इनका कथन है। कई बार हम यहाँ पे जो है गलती करते हैं कि ये कथन जो है कार्ल मार्क्स का है। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी ज़रूरत के अनुसार। हमें लगता है कि हमें लगता है कि कार्ल मार्क्स का है, लेकिन ये जो है ये कोटेशन जो है ये है लुइस ब्लाने की। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार एस्टेट का पेपर हुआ था, वहाँ पर भी था, लेकिन वहाँ पे कार्ल मार्क्स लिख रखा था, मार्क्सवाद लिख रखा था, वहाँ पे मार्क्सिज्म लिख रखा था। तो ये क्वेश्चन याद रख लेना। तो मार्क्सिज्म ये मार्क्सिस्ट थिंकर हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर किन विचारकों की धारणा पर आधारित है। इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर, कल्याण की समानता, कल्याणकारी समानता का जो विचार है वो किसके ऊपर, कौन कौन कहता है। ये है उपयोगितावादी यानी कि यूटिलिटेरियन थिंकर में आते हैं जेरेमी बेंथम और J.S. मिल। ये थिंकर जो हैं ये इक्वलिटी ऑफ वेलफेयर की बात करते हैं। संसाधनों की समानता का विचार किसने दिया है। संसाधनों की समानता ये दिया है रोनाल्ड डॉर्किन ने। लक इगैलिटेरियन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इन्हीं का है, रोनाल्ड डॉर्किन ने। फिर है सोवरन वर्चू किसकी पुस्तक है। ये है रोनाल्ड डॉर्किन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसको आपको जो है याद कर लेना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। इसके बाद है इक्वलिटी ऑफ व्हाट, लेख किसने लिखा। इक्वलिटी ऑफ व्हाट ये किसका आर्टिकल है। ये है डॉक्टर अमर्त्य सेन का। इसके बाद है व्यक्तियों को उनकी क्षमता के आधार पर समान बनाना चाहिए। यह विचार किसने दिया। ये भी डॉक्टर अमर्त्य सेन का ही है, ठीक है। ये भी अमर्त्य सेन का ही है। आपको ये याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये VIP क्वेश्चंस में से आते हैं, ठीक है। डॉक्टर अमर्त्य सेन के क्वेश्चन जो हैं वो आपके इक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन वो इसी से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद जो ये इंडियन जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वहाँ पर भी इनकी काफ़ी जरूरत पड़ेगी आपको, वहाँ पर भी इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हाफमैन और ग्राहम ने एफर्मेटिव एक्शन को हासिल करने के कितने तरीके बताए हैं। एफर्मेटिव एक्शन होता है इक्वलिटी को अचीव करने की ही एक बात होती है, सोशल जस्टिस के अंदर इसको अप्लाई किया जाता है। तो इसके 4 तरीके जो हैं हाफमैन और ग्राहम बताते हैं। ग्राहम और हाफमैन जो है इसके 4 तरीके जो है उनकी बात करते हैं। वो 4 तरीके कौन से हैं, वो है इंकरेजमेंट, टाई ब्रेकिंग, हैंडीकैपिंग और कोटा सिस्टम। इन 4 तरीकों से आप एफर्मेटिव एक्शन ले सकते हैं। इसको बोलते हैं सक्रिय
प्रतिक्रिया सक्रिय। ओके, आगे है टाई ब्रेकिंग से क्या मतलब है। टाई ब्रेकिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है एक समान परिस्थितियों में पहले डिसएडवांटेज को चुना जाना, यानी कि इसका मतलब है समान परिस्थितियां हैं, एक जैसा माहौल है, तो उसके लिए जो पहले हम उसको मौका देंगे जो डिसएडवांटेज है। यानी कि जैसे हमारी हरियाणा सरकार में एक पॉलिसी चल रही है सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके 5 नंबर मिलते हैं, और एक साथ में पॉलिसी वो चल रही है, वो उसको मिलते हैं जिसके घर में नौकरी ही नहीं है। ठीक है, वो उसको पहले देखते हैं कि इसको हम अलग से 5 नंबर देते हैं, ये एफर्मेटिव एक्शन होता है। ठीक है, तो ये जरूरी होते हैं कई जगह पे लगाने, तो जैसे अमेरिका में लागू होता है, तो ये भी जो है ये इसी तरीके की बात है टाई ब्रेकिंग। इसके बाद है हैंडीकैपिंग। हैंडीकैपिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है सुविधा संपन्न वर्ग के लिए उच्च योग्यताएं रखना, यानी कि सुविधा संपन्न वर्ग जो होगा, जो ज़्यादा सुविधाएं हैं जिसके पास में, उसको जो है उसके लिए हाई एजुकेशन रखी हमने, हाई क्वालिफिकेशन रखी। ठीक है, हो सकता है कि हम ऐसे रख दें कि देखिए जैसे सरपंच का चुनाव होता है हमारे यहाँ, सरपंच के चुनाव में क्या है कि जैसे वीमेंस के लिए हमने क्या कर रखा है, वीमेंस के लिए हमने कर रखा है कि वो 8th पास होनी चाहिए ओनली, जबकि मैन के लिए क्या है कि मैन के लिए कर रखा है हमने कि वो 10th पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैन को ज़्यादा मौके मिल चुके हैं, इसलिए अगर वो 10th पास होगा तो उसको माना जाएगा, और वीमेन 8th पास भी चल जाएगी। ऐसे ही एससीज के लिए भी, एससी में भी 8th पास माना गया है कि एससी को भी कम मौके मिले हैं अभी तक, तो इसको भी 8th कर लेते हैं। ये भी किस तरीके का मौका है? ये हैंडीकैपिंग का है। ठीक है, इसके बाद है थिक एंड थिन। किसकी रचना? थिक एंड थिन। ये किसकी किताब है ये आपको बताना है। ये है माइकल वल्जर की, वेरी इंपॉर्टेंट किताब है, वीआईपी इसको नोट कर लेना। ठीक है, इसके बाद स्फीयर ऑफ जस्टिस, ये भी इनकी किताब है, ये भी वीवीआईपी किताब है, इसको भी याद करना है। ठीक है, थिन से क्या मतलब है? थिन से मतलब है ऐसे मोरल वैल्यू जो सार्वभौमिक तौर पर मान्य होते हैं, यानी कि जो यूनिवर्सल वैल्यूज होती हैं उनको थिन कहा जाता है। उसके बाद थिक। थिक को कहा जाता है क्या? थिक ऐसी मोरल वैल्यूज हो जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप या समुदाय के लिए हो, यानी कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, कोई पर्टिकुलर क्लास है, या कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उसके लिए लागू होती हैं। ठीक है, ये उसकी अपनी खुद की होती हैं, जबकि थिन वाली होती हैं यूनिवर्सल वैल्यू। वल्जर के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है? माइकल वल्जर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके का बात कर रहे हैं? वो कर रहे हैं सोशल गुड्स की वैल्यूज़ के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सोशल गुड्स जो हैं, यानी कि सामाजिक वस्तुएं जो हैं, वो जो हैं उनके आधार पे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, समाज में संसाधनों के वितरण के सिद्धांत किस आधार पर बनाए जाने चाहिए? समाज में संसाधनों के वितरण के आधार किस प्रकार के बनाए जाने चाहिए? ये वल्जर के अनुसार है, तो सोशल गुड्स की वैल्यूज़ के आधार पर। लक इगैलिटेरियन का कॉन्सेप्ट किसका? रोनाल्डो वर्किंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी कर लीजिए, पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिप सिपरेक्ट सर्वाइव। सिपरेक्ड सर्वाइवर्स विचार किसका है? ये भी रोनाल्डो वर्किंग का। सिपरेक्ट ये इसी के अंदर है, रोनाल्डो वर्किंग ने जो लक इगैलिटेरियन वाला कॉन्सेप्ट दिया है उसी के अंदर है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, आपको भेज रखा है, जिन लोगों के पास हैं ये नोट्स उसको पढ़ना है, लक इगैलिटेरियन में वो कहते क्या हैं। इसके बाद है संसाधनों को बोली लगाकर खरीदने को रोनाल्डो वर्किंग ने क्या कहा? यानी कि संसाधन खरीदे जाएंगे बोली लगा करके, हमने पहले पैसा दे दिया है सबको, तो वो जो है सबको बराबर पैसा दिया है, अब संसाधनों की वैल्यू जो है वो उसके अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं जिनको जो मर्जी है। फिर है एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहा जाता है कि बोली लगा करके अगर आप खरीदेंगे तो एम्बिशन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहा जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन को न्याय संगत किस प्रकार माना जाएगा? तो एनवी टेस्ट है इनका, एक एनवी टेस्ट है, उसके अंदर पास हो जाना चाहिए। अगर एनवी टेस्ट में फेल हो गया डिस्ट्रीब्यूशन तो जो है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको जस्ट नहीं माना जाएगा। इसके बाद एनवी टेस्ट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि प्राप्तकर्ता द्वारा संसाधन को दूसरों के समान समझना, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो संसाधन मैंने लिए हैं मैं उनको इस तरीके से ना देखूं कि दूसरे के संसाधन मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं। यानी कि मैंने कोई भी रिसोर्स खरीदे हैं तो मुझे ऐसा लगे कि मैंने जो रिसोर्स खरीदे हैं और सामने वाले जो खरीदे हैं उनकी वैल्यू बराबर है, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, ये होता है एनवे टेस्ट। अगर ये बराबर नहीं मान रहा है व्यक्ति तो वो एनवे टेस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन फेल हो गया है। ठीक है, देखिए टेस्ट फेल को बता जब टैलेंट के आधार पर संसाधनों को समान वितरित किया जाए, यानी कि टैलेंट फेल तब होगा जब ये देखा जाए कि देखो ये पढ़ने में अच्छा है तो इसको किताबें दे दो। ठीक है, और दूसरा क्या है?
दूसरा जो है वो मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी का काम अच्छा करता है, इसको एक काम करो इलेक्ट्रिसिटी वाले साधन दे दो, ठीक है। इस तरीके से जब हम करेंगे, यानी कि टैलेंट जो उनका खुद का टैलेंट है उसके आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो फिर टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट फेल होने को क्या कहा है? एंडोमेंट सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन। टेस्ट फेल हो जाए तो उसको एंडोमेंट सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाएगा। इसके बाद संसाधनों का वितरण कब जस्टिफाई होगा, कब जस्ट माना जाएगा? संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कब जो है वो जस्ट माना जाएगा? वो माना जाएगा एंडोमेंट इन सेंसिटिव डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद में, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आपके काम नहीं आएंगे शायद भी, ठीक है। हाइपोथेटिकल इंश्योरेंस स्कीम का विचार किसका? ये काम आने की चीज़ है। हाइपोथेटिकल इंश्योरेंस स्कीम ये रोनाल्ड डवर्किन की है, ठीक है। ये उसी टाइम पे देता है उसी के लिए कि मान लीजिए आपके रिसोर्स जो हैं वो आपने ख़रीदे हैं और आपको लगे कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए, किसी कंडीशन में जो है ये एक समय के बाद ख़राब ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए, तो हम जो इंश्योरेंस स्कीम चला रहे हैं, आपको इनका इंश्योरेंस करवा लेना है। अगर ये ख़राब होंगे उस समय के अंदर, जितने समय का इंश्योरेंस है, तो आपको इंश्योरेंस में से निकाल करके आपका भुगतान कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रायर टू एक्शन। प्रायर टू एक्शन का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूशन से पहले लोगों के नेचुरल टैलेंट को छुपा देना, ये प्रायर टू एक्शन है, ठीक है। और जबकि इसको प्रायर टू एक्शन कह रहे हैं रोनाल्ड डवर्किन, जबकि इसी चीज़ को जो है, क्या नाम है उनका, जॉन रोल्स इसको वेल ऑफ इग्नोरेंस कह देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले नेचुरल टैलेंट को छुपा देना। वेल ऑफ इग्नोरेंस में यही होता है कि उसको जो है व्यक्ति को पता नहीं होता कि उसकी वास्तविक कंडीशन क्या है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद के विचारकों और विचारों को क्या कहा जाता है? मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है? मल्टीकल्चरलिज्म। तो अब जो है आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं मल्टीकल्चरलिज्म के, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेने हैं, मल्टीकल्चरलिज्म के अब क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद के विचारकों को क्या कहा जाता है? थिन मल्टीकल्चरलिज्म। उदारवादी जो लोग होंगे, उदारवादी मल्टीकल्चरलिस्ट होंगे, उनको थिन कहा जाएगा। विल किमली का किस तरह के विचारक हैं? ये है उदारवादी, ठीक है, यानी कि ये लिबरलिस्ट हैं। विल किमलिका ने समूहों को किससे सुरक्षा प्रदान करने की बात की है, यानी कि कम्युनिटीज़ को किससे हमें सिक्योर करना है? वो करना है बाहर की ताकतों से। इसके बाद है थिन बहुसंस्कृतिवादियों को क्या कहा जाता है? वो गैर उदारवादी बहुसंस्कृतिवादी, गैर उदारवादी बहुसंस्कृतिवादी, ठीक है। ये गैर उदारवादी हैं जो थिक होंगे, और थिन वाले जो होंगे वो होंगे उदारवादी, यानी कि ये लिबरल हैं, ये नॉन लिबरल हैं। और विल किमली का लिबरल में आते हैं, ये बात आपको याद भी कर लेनी है, इसको वीआईपी कर लो। इसके बाद है गैर उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद किस चरण का भाग है? उत्तर औपनिवेशिक, यानी कि ये पोस्ट कॉलोनियल पीरियड का भाग है। गैर उदारवादी बहुसंस्कृतिवादी, यहाँ पे क्या है? सांस्कृतिक व्यक्ति की पहचान का स्रोत है। देखिए, संस्कृति व्यक्ति की पहचान का स्रोत है, ये किन बहुसंस्कृतिवादियों का मत है? ये है थिक, थिन नहीं, थिक, ठीक है। संस्कृति व्यक्ति की पहचान का स्रोत है, यानी कि आपका कल्चर जो है वो आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, उसका रिसोर्स है, ठीक है। उसके बाद है समूह व्यक्ति के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करता है। ये किन मल्टीकल्चरलिस्ट का मत है? ये लिबरल का, यानी कि जो आपका समूह है वो आपकी लाइफ का जो मोटो है उसको पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। वो कौन सा मल्टीकल्चरलिज्म है? वो है लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म। इसके बाद है मल्टीकल्चरलिज्म की कौन सी विचारधारा समूह पर केंद्रित है, यानी कि समूह पर केंद्रित है? ये है गैर उदारवादी या थिक, ठीक है। इसके बाद है बहुसंस्कृतिवाद की कौन सी विचारधारा व्यक्ति पर केंद्रित है? थिन, उदारवादी थिन, ठीक है। समूहों में बातचीत के लिए कौन कहता है? समूहों में आपस में बातचीत होनी चाहिए, आपस में कन्वर्सेशन होना चाहिए, इसकी बात करता भिखु पारिक। ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको याद कर लेना है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कम्युनिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए भिखु पारिक क्या सजेशन देते हैं? वो कहते हैं कि कन्वर्सेशन होना चाहिए। इसके बाद है मल्टीकल्चरलिज्म सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटीज़ राइट, किसकी किताब है? विल किमली की किताब है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद कर लेना है। इसके बाद द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कल्चर, द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कल्चर किसकी बुक है? ये है विल किमलिका की। इंपॉर्टेंट किताबें हैं, बिल्कुल वीवीआईपी किताब है, तो आपको याद कर लेनी है। इसके बाद विल किमलिका किन अल्पसंख्यकों को
किन माइनॉरिटीज़ को भेदभाव के लिए अलग से अधिकार देने की बात करता है, यानी कि माइनॉरिटीज़ को विल्किमली का जो है कौन से माइनॉरिटीज़ हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन के बाद में जो है उनको अलग से राइट्स दिए जाने चाहिए, तो वो कहता है कि नेशनल माइनॉरिटीज़। ठीक है, जैसे अगर हम भारत में कहें कि विल्किमली का भारत में किसको अधिकार की बात करेगा, तो वो कहेगा मुस्लिम्स को, सिखों को, बुद्धिस्ट को, वो और ईसाइयों को। ठीक है, इनकी बात करेगा। फिर सांस्कृतिक विविधता की अवधारणा किसने दी? सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये है भिखू पारिक। कल्चरल डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बहुसंस्कृतिवाद की संवाद या बातचीत का सिद्धांत किसने दिया? बहुसंस्कृतिवाद की संवाद या बातचीत का, ये भिखू पारिक का, क्योंकि इन्होंने ही कहा कि उनके बीच में कन्वर्सेशन होनी चाहिए। इंग्लैंड में लॉर्ड सभा के मेंबर कौन रह चुके हैं? इंग्लैंड में लॉर्ड सभा के मेंबर भिखू पारिक रह चुके हैं, याद करने की ही चीज़ है। इसके बाद भिखू पारिक को किन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था? ठीक है, भिखू पारिक कौन से कमीशन के अध्यक्ष थे? वो थे कमीशन ऑफ सोशल इक्वलिटी एंड द कमीशन ऑफ द फ्यूचर मल्टी एथनिक ब्रिटेन। ठीक है, इसका इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ पे जो है ये काम करते थे, तो ये VIP क्वेश्चन है, याद कर लेना है, पूछा जा सकता है किस कमीशन के अंदर थे ये। इसके बाद है रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इसकी ये बुक किसकी है? ये भी जो है भिखू पारिक की है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है भिखू पारिक का, विल्किमली का। ठीक है, पूछा जाता है। ये भी पूछ लेते हैं कि भिखू पारिक किस तरह के थिंकर हैं, ये पूछ लेंगे। मल्टीकल्चरलिस्ट हैं, फेमिनिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट हैं, लिबरलिस्ट, पूछ लेंगे आपसे, तो आपको बता देना है। इसके बाद भिखू पारिक जो है कल्चरल डाइवर्सिटी को कैसा मानता है, कि कैसी है कल्चरल डाइवर्सिटी? तो ये कहता है एजुकेशनल। कल्चरल डाइवर्सिटी को कहता है कि एजुकेशनल होगी। भिखू पारिक ने अप्रवासी इमिग्रांट्स के कितने प्रमुख मॉडल बताए, यानी कि अप्रवासियों के कितने मॉडल बताए हैं? ये बताए हैं 3 इसने। कल्चरल एसिमिलेशन मॉडल, यानी कि सांस्कृतिक आत्मसात, सिविल एसिमिलेशन मॉडल, नागरिक आत्मसात, बीइंग नेग्लेक्ट्स प्रोसीड्यूरलिज्म, अपेक्षा प्रक्रियावाद। इसके बाद है भिखू पारिक ने कि किस मॉडल में व्यक्ति उसी संस्कृति को धारण कर लेता है जिसमें वह रह रहा है? ठीक है, ये कहता है सांस्कृतिक आत्मसात, कल्चरल एसिमिलेशन के अंदर। इसके बाद है सार्वजनिक स्थान पर व्यक्ति जनता की संस्कृति को अपना लेता है, यह कौन सा मॉडल है? ये है सिविल एसिमिलेशन का मॉडल। ठीक है, इसके बाद है सार्वजनिक व्यवहार में सभी संस्कृति समान होंगी, यह कौन से मॉडल का उदाहरण है? सार्वजनिक व्यवहार में सभी संस्कृति समान होंगी, ये है अपेक्षा प्रक्रियावाद, यानी कि बीइंग नेग्लेक्ट प्रोसीड्यूरलिज्म। ये प्रोसीड्यूरलिज्म इसका जो है भाग होंगी, इसका उदाहरण जो है कौन है? सभी संस्कृति समान होंगी सार्वजनिक व्यवहार में। ये फ्रांस के अंदर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपको फ्रांस के अंदर जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये तीनों जो इन्होंने बताए हैं, ये तीनों आपको याद होने चाहिए। 195 5th क्वेश्चन जो है, 6th क्वेश्चन जो, 7th क्वेश्चन जो, 8th क्वेश्चन, ये सारे आपको याद होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। बहुसांस्कृतिक मॉडल किसका है? भिखू पारिक का। ठीक है, इसके बाद है बहुसांस्कृतिक मॉडल का क्या मतलब है? देशों की संस्कृतियों के बीच का संवाद होना, एक ही बात है। इको कंपासिंग ग्रुप घेरने वाले समूह के विचारक को किसने विकसित किया? इको कंपासिंग ग्रुप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है अविशाई मार्गलित। ये भी मल्टीकल्चरलिस्ट है। इको कंपासिंग ग्रुप में का क्या मतलब है? यानी कि पहचान स्थापित करने वाले ग्रुप, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद है बहुसंस्कृतिवाद को वैश्वीकरण के संदर्भ में किसने विकसित किया? ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में ये है बैन हबीबो और जेरमी वार्डन। ये भी मल्टीकल्चरलिस्ट हैं दोनों, आपको एक लिस्ट बना लीजिए मल्टीकल्चरलिस्ट थिंकर कौन कौन है। इसके बाद है बहुसंस्कृतिवाद का समूह केंद्रित सिद्धांत किसने दिया? बहुसंस्कृतिवाद का समूह केंद्रित सिद्धांत किसने दिया? ये है चंद्रन कुकतास। ठीक है, चंद्रन कुकतास, ये इनका नाम है। इसके बाद है राइट टू लीव द ग्रुप का विचार किसने दिया? चंद्रन कुकतास ने दिया। राइट टू लीव द ग्रुप, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम याद रखना है, VVIP हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। इज मल्टीकल्चरलिज्म बैड फॉर वीमन?
ये है सूजन मोलर ओकिन, फेमिनिस्ट थिंकर हैं। सूजन मोलर ओकिन, इज मल्टीकल्चरलिज्म बैड फॉर वीमन। ठीक है, तो आपको ये याद करना, सूजन मोलर ओकिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किताब आती है, वीवीआईपी किताब है बिल्कुल। मल्टीकल्चरलिज्म विदाउट कल्चर, ये किसकी बुक है? एनी फिलिप की किताब है, ये भी वीआईपी किताब है, ये भी याद रख लेनी है। फेमिनिस्ट थिंकर है एनी फिलिप भी। एनी फिलिप के बहुसंस्कृतिवादी विचार क्या हैं, वो क्या सोचती हैं? उनका मतलब है समूह के अंदर की शक्ति असमानता को समाप्त किया जाना चाहिए, यानी कि समूह के अंदर जो है असमानता है, वो जो इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी को ख़त्म किया जाना चाहिए। नागरिकों को समूह से बाहर जाने का अधिकार होना चाहिए, नागरिकों को समूह से बाहर जाने का अधिकार होना चाहिए। ये विमेंस के बारे में बात कर रही है। नारीवादियों ने बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना में क्या तर्क दिए हैं? तो इन्होंने तर्क दिए हैं कि समूह के शक्तिशाली सदस्य यानी कि पुरुष कमजोर सदस्यों महिलाओं को दबा कर रखते हैं। ठीक है, दूसरा इनका आर्गुमेंट है, ग्रुप की मान्यताएं और परंपराएं लिंग के आधार पर भेदभाव करती हैं। ये बहुसंस्कृतिवादी नारीवादियों का जो है, मतलब कि नारीवादी जो हैं वो बहुसंस्कृतिवाद की आलोचना करते हैं, यानी कि फेमिनिस्ट जो हैं वो मल्टीकल्चरलिज्म की आलोचना कर रही है इन दो आर्गुमेंट से। फिर है सांस्कृतिक समूहों को लेकर सूजन मोलर ओकिन की क्या विचार है? सांस्कृतिक समूहों को लेकर, कल्चरल समूहों को लेकर के उसके क्या विचार है? तो इनके हैं, सांस्कृतिक समूह केवल भेदभाव को बनाकर रखना चाहते हैं, कल्चरल ग्रुप जो है वो भेदभाव को बनाकर रखना चाहते हैं। दूसरा इनका, कल्चरल ग्रुप पर नियंत्रण उस ग्रुप को टूटने से बचाने के लिए किया जाता है, यानी कि कल्चरल ग्रुप जो हैं उनके ऊपर जो कंट्रोल किया जाता है वो सिर्फ इसलिए किया जाता है कि वो टूटने से बचें, इसीलिए वीमेंस के ऊपर जो है वो कंट्रोल करते हैं कि वीमेंस बाहर शादी ना करें अपने ग्रुप से। ठीक है, फिर तीसरा है, नियंत्रण का अर्थ महिलाओं पर नियंत्रण है, यही बात मैं कह रहा था अभी। ठीक है, नियंत्रण का मतलब महिलाओं पर नियंत्रण है। चौथा, महिलाओं को अंतर्जातीय विवाह से इसलिए रोका जाता है क्योंकि इससे दूसरे समूह की एंट्री हो जाती है। ठीक है, ये बात है। पांचवा है, परंपराओं और मान्यताओं को बनाए रखने के लिए महिलाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। परंपराएं और मान्यताएं जो वो महिलाओं को लेकर बनाई गई हैं और इसीलिए जो है वो विमेंस के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इनका मानना ये है, सूजन मुलर ओकिन के ये आर्गुमेंट हैं। तो ये थे मल्टीकल्चरलिस्ट थिंकर। अब हम बात करते हैं उत्तर आधुनिकतावाद की। उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में बात करते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद के थिंकर कौन कौन से हो सकते हैं, उत्तर आधुनिकतावाद के आर्गुमेंट क्या हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन उनसे आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे है, आधुनिकता के आने के 4 कारण किसने बताए हैं? 4 कारण, आधुनिकता आने के 4 कारण, आधुनिकता की बात कर रहे हैं हम। फिलिप सेल्जिक ने जो आधुनिकता के आने के 4 कारण बताए हैं। फिलिप सेल्जिक ने आधुनिकता के 4 कारण कौन से बताए? कौन से 4 कारण हैं? पहला तो है ढांचागत, स्ट्रक्चरल। दूसरा धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म। तीसरा है व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। चौथा है तार्किक समन्वय, रैशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 4 कारण उन्होंने बताए हैं। इसके बाद इसी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, वैसे लिखा हुआ है। इसके बाद है, उत्तर आधुनिकतावाद की मुख्य विशेषताएं क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको चाहें तो ना कितने ही वी लगा लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आर्गुमेंट अगर आपको याद है तो पोस्ट मॉडर्निज्म का कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। देखिए, पहली चीज़ तो ये कहता है कि यह उत्तर औद्योगिकता के बाद का समय है, उत्तर औद्योगिकता के बाद का समय है। दूसरी चीज़ है, यह 1970 से 1980 के बीच में डेवलप होता है। तीसरा है, तकनीक और वैश्वीकरण का तेजी से विकास हुआ है इसके अंदर, उत्तर आधुनिकतावाद में। चौथा है, वास्तविकता का अध्ययन वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। ठीक है, ये 4 आर्गुमेंट हैं, इसकी बात करता है ये। ठीक है, तो इन चारों आर्गुमेंट को जो है आपको याद कर लेना। 2 आर्गुमेंट और भी दे रखे हैं। विश्व में कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है, एक बात ये भी करता है। इसके बाद विविधता का समर्थन करता है। ठीक है, इसके बाद है, डोमिनेंस नैरेटिव वाली विचारधाराओं की आलोचना करता है, जैसे मार्क्सवाद, उदारवाद। डोमिनेंस नैरेटिव सेट करने वाली विचारधाराएं जो हैं उनकी आलोचना करता है। तो ये जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये याद रही तो पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में कोई भी चीज़ आएगी आप देखते ही पहचान जाएंगे, ये बात पोस्ट मॉडर्निज्म में नहीं आती है और ये पोस्ट मॉडर्निस्ट नहीं कह सकते। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस बात को। अगर इनकी कोई बात किसी और में दिख जाए तो आप बता देंगे कि ये तो पोस्ट मॉडर्निज्म की बात है, इसकी नहीं है। वहाँ से भी आप क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर आधुनिकतावाद के मुख्य समर्थक कौन हैं? उत्तर आधुनिकतावाद के मुख्य समर्थक कौन हैं? तो ये हैं जीन लियोटार्ड, ये याद रखने हैं, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, जीन लियोटार्ड, मिचेल फोकल्ट, जैक डेरिडा, जीन बोद्रीलैंड, जीन बोद्रीलैंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके VVIP, ये क्वेश्चन भी आपका ऐसा ही है। डेरिडा का व्यू क्या है, डेरिडा क्या कहते हैं? डोमिनेंट नैरेटिव समाज के शक्तिशाली लोगों द्वारा बनाया जाता है, यानी कि डोमिनेंट कौन बनाता है? जो सोसाइटी में सबसे पावरफुल लोग हैं वो डोमिनेंस क्रिएट करते हैं। इसके बाद है डोमिनेंट नैरेटिव के पीछे पावर एलिट का हाथ होता है, पावर एलिट। ठीक है, यानी कि डोमिनेंट नैरेटिव सेट करने वाले जो लोग हैं वो पावरफुल एलिट होते हैं, विशिष्ट होते हैं, उन लोगों की बात करते हैं, जैक डेरिडा। इसके बाद विखंडन, ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन का विचार किसने दिया? ये जैक डेरिडा ने, ये इंपॉर्टेंट है, डीकंस्ट्रक्शन का विचार, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है शक्तिशाली अभिजन के छुपे हुए हित को दिखाने के तरीके को जीन बोडीलैंड क्या नाम देते हैं? सेमियोटिक। ठीक है, इसके बाद है सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन, सिमुलेक्रा एंड सिमुलेशन बुक किसकी है? ये इंपॉर्टेंट किताब है, ये है जीन बोडीलैंड की। ठीक है, VIP क्वेश्चंस के अंदर आती है। इसके बाद है द परफेक्ट क्राइम, किसकी पुस्तक है? द परफेक्ट क्राइम, द परफेक्ट क्राइम भी इन्हीं की किताब है, जीन बोडीलैंड की VIP किताब, बिल्कुल। इसके बाद है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, ये लियोटार्ड की किताब है, लियोटार्ड की। ठीक है, इसके बाद है उत्तर आधुनिकतावाद को प्रस्तुत करने का श्रेय किसको दिया जाता है? उत्तर आधुनिकतावाद को किसने जो वो प्रेजेंट किया था, वो किया था लियोटार्ड ने। लियोटार्ड का नाम आपको याद रखना है। सार्वभौमिकता से विश्वास खो देने को क्या कहा जाता है? कहो लिखा हुआ है, खो देने कर लेना है, खो देने को क्या कहा जाता है? एंटी फाउंडेशनलिज्म। ठीक है, इसके बाद है उत्तर आधुनिकतावाद समाज किस तरह का दिखता है? तो ये दिखता है उत्तर औद्योगिक, वही बात है कि उत्तर औद्योगिक उद्योगों के बाद उपभोक्ता चलित, उपभोक्ता कंज्यूमरिज्म होगा, मीडिया का प्रभुत्व, मीडिया जो है यहाँ पे डोमिनेंस कर रहा है, वैश्वीकरण, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, ये इस तरह का समाज दिखता है, वही चीज़ है। इसको VIP क्वेश्चन कर लीजिए। जो बिल्कुल सबसे पहला क्वेश्चन हमने बात की थी ना, ये वाला क्वेश्चन 213 नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके बाद है अनुदारवाद, कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद भी बोलते हैं। ठीक है, उदारवाद का उल्टा अनुदारवाद। अनुदारवाद का विकास किसके विरोध में हुआ था? उदारवाद के विरोध में। अनुदारवाद की विशेषताएं क्या हैं, ये याद रखनी जरूरी है। पहली चीज़ तो यह है कि उदारवाद का विरोध करता है। दूसरी चीज़ ये कि परंपराओं और मान्यताओं को सही मानता है। तीसरी चीज़ ये है कि संस्थाएं जो हैं, संस्थाओं, परंपराओं और मान्यताओं से विकसित होती हैं। ये कहता है कि जो हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, मान लीजिए हमने पार्लियामेंट बनाई है, हमने जुडिशरी बनाई है, एग्जीक्यूटिव बनाया, ये जो इंस्टीट्यूशन तैयार किया, ये कहता है कि ये जो तैयार हुए ये परंपराओं से, मान्यताओं से, इनसे डेवलप होते हैं, इसलिए इन्हें ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। कुछ संस्थाओं की बात कर रहा है, ये बहुत पुरानी पुरानी संस्थाएं जो है, ये कहता है उनको ख़त्म ना करें, जैसे मोनार्की कह रहे थे ये। इसके बाद है अनुदारवाद अचानक होने वाले बदलाव के खिलाफ है, मतलब क्रांति के खिलाफ है। देखो, अनुदारवाद बदलाव का विरोध नहीं करता कि बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन सडनली कोई चेंज होता है, अचानक कोई चेंज होता है, जैसे क्रांति आ जाए, तो इसके खिलाफ है ये, कि अचानक नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे होगा, धीरे 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 सोसाइटी चलेगी, मान्यताएं चलेंगी, परंपराएं चलेंगी, उससे बदलाव होना चाहिए, एकदम से नहीं कर सकते ये। इसीलिए तो कहता है कि संस्थाओं को ख़त्म मत कीजिए, पार्लियामेंट को जैसे रेवोल्यूशन हो जाए तो कई सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। इसके बाद है अनुदारवादी विचारक कौन है? अनुदारवादी विचारक कौन कौन है? देखो, आपके सामने अभी तक जो चीज़ें आई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी करेंगे। कौन कौन है अनुदारवादी, यानी कि कंजर्वेटिव थिंकर कौन कौन है? पेपर में आते हैं एडमंड बर्ग, जोसेफ डे मेस्ट्रे, सैमुअल टेलर कोलरिज, इसके बाद है रॉबर्ट निस्बेट, फिर है माइकल ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस, एलन ब्लूम, डेविड ह्यूम। यही क्वेश्चन जो ये दे रखे हैं ना, ये जो दे रखे हैं थिंकर, 3 बार आ चुके हैं यहीं से क्वेश्चन, 3-4 साल से लगातार। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है आपका, इसकी विशेषताओं में से।
आधुनिक अनुदारवाद का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक मॉडर्न अनुदारवाद फिलहाल में जो है वो है एडमंड बर्ग। ठीक है, इसने किताब लिखी थी रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, ये इन्होंने किताब लिखी थी 1790 में। एडमंड बर्ग ने ये किताब लिखी थी, फ्रांस की रेवोल्यूशन के खिलाफ लिखी थी। ठीक है, फ्रांस की रेवोल्यूशन के खिलाफ लिखी थी ये किताब इन्होंने, क्योंकि ये रेवोल्यूशन के खिलाफ है, अचानक चेंज हुआ, रेवोल्यूशन को माना ही नहीं, कहते कि ये गलत हुआ है। तो रिफ्लेक्शन था उनका, रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1719, क्योंकि 1789 में वहाँ पे रेवोल्यूशन हुई, इनकी किताब आ गई 1790 के अंदर। ठीक है, इन्होंने उसके खिलाफ ये किताब लिखी। इसके बाद आता है जोसेफ डे मेस्ट्रे के विचार किस तरह के विचार हैं? ये धार्मिक अनुदारवाद। ठीक है, ये रिलीजियस कंजर्वेटिव थिंकर हैं जोसेफ डी मेस्ट्रे। फिर है जैसे औद्योगिक क्रांति के समाज पर पड़े प्रभाव को किसने परिभाषित किया? यानी कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसका सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ा, उस इफेक्ट के बारे में किसने बात की है? ये किया सैमुअल टेलर कोलरिज ने, सैमुअल टेलर कोलरिज। ठीक है, इसके बाद है क्वेस्ट फॉर कम्युनिटी। क्वेस्ट फॉर कम्युनिटी ये बुक किसकी है? वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक थी। सॉरी, ये जो विचार था इनका धार्मिक अनुदारवाद, ये इंपॉर्टेंट था, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुरुआत वाले कई सारे। ठीक है, तो रॉबर्ट निस्बेट ने जो है क्वेस्ट फॉर कम्युनिटी ये किताब लिखी हुई है। इसके बाद है उदारवाद के कारण व्यक्तिगत हो गया है, यानी कि लिबरलिज्म के कारण व्यक्ति जो है वो व्यक्तिगत हो गया है। ठीक है, वह वापस समूह की तरफ बढ़ रहा है। यह किसने कहा था? यानी कि व्यक्ति जो है उदारवाद के बाद में अपने आप में खो गया था, कि वो सिर्फ अपनी फिक्र कर रहा था उदारवाद के आने के बाद में, जबकि अब क्या है, वो दोबारा से अपनी कम्युनिटी की तरफ जा रहा है। कम्युनिटी यानी कि अगर वो जिस जाति में था उस जाति में जा रहा है, जिस धर्म में था उस धर्म की तरफ वापस मुड़ रहा है। तो ये इस बात को कहना चाहते हैं, लिबरलिज्म ने उसको कम्युनिटी से अलग करने की कोशिश की, अब वापस जा रहा है वो। तो ये बात कहते हैं रॉबर्ट निस्बेट। इसके बाद है रैशनल इन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे। ये किसकी किताब है? रैशनल इन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे, माइकल ऑक्सफोर्ड की। राजनीतिक तार्किकवाद के विरोधी कौन है? पॉलिटिकल रैशनलिज्म के विरोधी ये है माइकल ऑक्सफोर्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी, इतनी मुश्किल नहीं है यहाँ पे। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को परंपराओं और मान्यताओं से संगठित किया जाता है, ये किसका कथन है? राजनीति और आर्थिक व्यवस्था, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम को ट्रेडिशन से जो है संगठित किया जाता है, ये किसका कथन है? ये है ऑक्सफोर्ड का। राज्य को दो प्रकार का किसने कहा है? राज्य को दो प्रकार का, राज्य दो प्रकार का होता है, ऑक्सफोर्ड ने कहा। एक कहा है इंटरप्राइजेज एसोसिएशन स्टेट और एक होता है सिविल एसोसिएशन स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो प्रकार के राज्य बताता है, इंटरप्राइजेज एसोसिएशन स्टेट, सिविल एसोसिएशन स्टेट। इसके बाद राज्य के किस प्रकार को ऑक्सफोर्ड ने सबसे बेहतर माना? राज्य का कौन सा टाइप है सबसे बेहतर? इसने कहा सिविल एसोसिएशन स्टेट। रूल ऑफ लॉ पर आधारित कौन सा राज्य है? यह है सिविल एसोसिएशन स्टेट। देखिए, इसका मतलब है ऑक्सफोर्ड रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, इसने सिविल एसोसिएशन स्टेट को माना है सबसे बेहतर, और सिविल एसोसिएशन स्टेट जो वो रूल ऑफ लॉ पे बेस है। तो ये रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, कानून के शासन की। इसके बाद है नेचुरल राइट्स एंड हिस्ट्री, किसकी बुक है? यह है लियो स्ट्रॉस की, नेचुरल राइट्स एंड हिस्ट्री। देखो, कंजर्वेटिव थिंकर जो हैं वो नेचुरल राइट्स के भी विरोधी होंगे, क्योंकि उदारवादी जो हैं वो नेचुरल राइट्स के पक्षधर हैं। तो उदारवाद की हर चीज़ के खिलाफ मिलेंगे आपको, उदारवाद की सारी चीज़ों के खिलाफ होंगे ये। उदारवाद याद है तो कंजर्वेटिज्म ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाए तो 1 मिनट में बता दोगे, अगर याद है तो, एक भी याद है तो दोनों बता देंगे आप। इसके बाद नेचुरल राइट्स एंड हिस्ट्री किसकी बुक है? लियो स्ट्रॉस की। क्लोजिंग ऑफ अमेरिकन माइंड्स, ये बुक किसकी है? एलन ब्लूम की। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है दोनों की दोनों, तो ये आपको सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है आपका सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, थोड़े ठीक ठाक मिलेंगे। नागरिकता को किन सिद्धांतों से अध्ययन किया जाता है? यह लिबरल और रिपब्लिकनिज्म। ठीक है, नागरिकता के कौन से सिद्धांत है जिनसे स्टडी किया जाता है? सिटीजनशिप को स्टडी करने वाले कौन से प्रिंसिपल हैं? वो हैं लिबरल और रिपब्लिकन। इसके बाद राजनीतिक
समुदाय की पूर्ण सदस्यता हासिल करना नागरिकता है, यह कथन किसका है? ये टी.एच. मार्शल का। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको आप नोट कर सकते हैं कि एक पॉलिटिकल कम्युनिटी की कंप्लीटली मेंबरशिप ले लेना वो उसकी सिटीजनशिप होगी। तो ये है टी.एच. मार्शल का कोट। किस सम्मेलन में कहा गया कि नागरिकता देने का अधिकार राज्य को है? 1930 हेग सम्मेलन। ठीक है, ये याद रखना है हेग सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, नागरिकता को मानव का मौलिक अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के चार्टर में किस धारा में लिखा गया? 15 में। रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता को क्या कहा जाता है? यह है जूस सैंग्विनिस। जूस सैंग्विनिश, ये आपको नाम याद रखना है थोड़ा। जन्म के आधार पर नागरिकता को क्या कहा जाता है? जूस सोली। जूस सोली। ठीक है, कानून के आधार पर क्या कहा जाता है? नेचुरलाइजेशन, प्रकृतिकरण। तो ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। ये तीनों जो हैं पेपर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों जो हैं वीआईपी के अंदर आती हैं। आपको पता होना चाहिए कि रक्त के आधार पे देंगे तो जूस सैंग्विनिस कहेंगे, जन्म के आधार पे कहेंगे तो जूस सोइली कहेंगे। सोइली को आप जूस सोइल कर लीजिए। सोइल मिट्टी होती है धरती से जुड़ा हुआ, उसके जन्म के आधार पे हो गया, जन्म धरती से जुड़ा हुआ उनका। रक्त हो गया, जूस सैंग्विनिस हो गया। ठीक है, कानून जो हो गया वो नेचुरलाइजेशन हो गया। बहुसंस्कृतिवाद नागरिकता के समर्थक कौन है? बहुसंस्कृतिक नागरिकता के समर्थक कौन है? ठीक है, ये है विल किमली का, यानी कि मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप कौन देगा? विल किमली का। विभेदित नागरिकता के समर्थक कौन है? इरिस मैरी ओम यंग। इसके बाद है महानगरीय नागरिकता के समर्थक कौन है, यानी कि कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप, मार्थन सी नासुबाउन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शायद आया भी था एक दो बार पेपर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। मार्शल सी नासबाउन, यह है महानगरीय नागरिकता, कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप। इसके बाद है यस्मीन सोशल, किस नागरिकता के समर्थन है? यस्मीन सोएसल। यस्मीन सोएसल नाम याद रखना, ये उत्तर राष्ट्रीय नागरिकता के। इसके बाद आता है इकोलॉजिज्म। इकोलॉजिज्म, यहाँ से एक आध बार क्वेश्चन जरूर बनता है, बिल्कुल आता है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ये दिया था अर्नेस्ट हैक्कल ने। पिछली ही बार यही क्वेश्चन आया था, 1866 में दिया था इन्होंने ये कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। इसके बाद है साइलेंट स्प्रिंग, पुस्तक किसकी है? साइलेंट स्प्रिंग रिचल कार्सन की। ये किताब भी पिछली बार थी। आप देखिए, दो क्वेश्चन दिखा दिए हैं। इसके बाद द क्लोजिंग सर्कल बुक किसकी है? ये बैरी कॉमनर की बुक है। आएंगी, बिल्कुल आएंगी किताबें, आने वाली किताबें हैं। लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट किसकी है? क्लब ऑफ रोम की, 2019 में क्वेश्चन आया था। इसके बाद है इकोलॉजी एंड पॉलिटिक्स ऑफ सोसाइटी, पुस्तक किसकी है? विलियम ओपहुल्स की। विलियम ओपहुल्स की। इसके बाद द एज ऑफ गाया। गाया हाइपोथेसिस किसी है? जेम्स लेवलॉक की। 3 लगातार पेपर में आ चुका है। इसके बाद डीप इकोलॉजी अप्रोच किसकी है? ये अर्नेस्ट नाइस की, पिछली ही बार आई हुई थी। डीप इकोलॉजी अप्रोच याद रखनी है। देखो कितने सारे क्वेश्चन एक ही बार लगातार आ रहे हैं इकोलॉजिज्म से। इसके बाद इको अथॉरिटेरियनिज्म का विचार किसका है? इको अथॉरिटेरियनिज्म का विचार है विलियम ओपहुल्स और रॉबर्ट हेल्बरोनेर का। ठीक है। स्केप्टिकल एनवायरमेंटलिज्म किसका है? बर्जोन लेम्बोर्ग का। इसके बाद है द रिसोर्सफुल अर्थ एंड द अल्टीमेट रिसोर्स, जूलियन साइमन की किताब है। इसके बाद आर्थिक प्रगति और तकनीकी के विकास से पर्यावरण समस्याओं को समाप्त किया जा रहा है। आर्थिक प्रगति यानी कि इकोनॉमिक, अगर आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और तकनीकी प्रोग्रेस डेवलपमेंट से जो है आप एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है बजोर्न लोम्बर्ग ने। बजोर्न लोम्बर्ग जो है वो इसकी बात करते हैं। इसके बाद चलते हैं, अमेरिका में कम्युनिस्ट सोसाइटी का निर्माण किसने किया? अमेरिका में कम्युनिस्ट सोसाइटी, रॉबर्ट ओवेन और एस.वे. न्यू हार्मनी। एस.वे. न्यू हार्मनी ये हैं। इसके बाद है स्मॉल कॉमन। स्मॉल कॉमन का विचार किसने दिया? ये चार्ल्स फोरियर और पहलाज सेंट्री। चार्ल्स फोरियर और पहलाज सेंट्री। इसके बाद है यूटोपिया सोशलिज्म, ये हेनरी डे सिमोन। सॉरी कुछ चीज़ें छूट गई थी, इसको बाद में करते हैं, आगे आएंगे यहीं पे। देखो यहाँ तक जो थे, यहाँ तक कंप्लीट हो गए थे आपके इकोलॉजिज्म वाले। अब आते हैं सोशलिज्म और कम्युनिज्म वाले थिंकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं और इसके बारे में जितने भी आइडिया आएंगे वो आपको याद कर लेने हैं। देखिए जैसे ये पहली ही किताब है यूटोपिया पुस्तक। यूटोपिया बुक किसने लिखी? थॉमस मूर ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बार बार पूछी जाती है। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी बुक किसकी है? डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी बुक किसकी है? ये बुक है रूशो की। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान दे लेना इस पर।
समाज की सारी बुराइयां निजी संपत्ति के कारण आई, ये कथन किसका है? रूसो का। देखिए, निजी संपत्ति के कारण, वैसे तो ये सोशलिस्ट नहीं है, हम इनके जो सोशलिस्ट आइडिया हैं सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंडस्ट्रियलिज्म का दर्शन किसने दिया? इंडस्ट्रियलिज्म की फिलोसफी किसने दी है? तो ये दी है हेनरी डे संत सिमोन। पूंजीवाद में सुधार चाहते थे हेनरी डे संत सिमोन, ठीक है। इसके बाद है ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी। ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, ये है रॉबर्ट ओवेन का विचार। स्वयं एक उद्योगपति थे। ए न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, इनकी बुक है ये, रॉबर्ट ओवेन की, ठीक है। इन्होंने एक मॉडल भी विकसित किया था, फैक्ट्री मॉडल फैक्ट्री जो है इन्होंने विकसित किया था, फैक्ट्री मॉडल, रॉबर्ट ओवेन ने। इसके बाद आते हैं, अमेरिका में कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाई थी इन्होंने, रॉबर्ट ओवेन ने ही, ठीक है। इसके बाद है स्मॉल कॉमन का विचार दिया चार्ल्स फोरियर और पाहलन सेंट्री, मतलब वे इसको पाहलन सेंट्री कहते हैं, स्मॉल कॉमन को चार्ल्स फोरियर। देखो ये याद रखने वाले थिंकर हैं, ये अर्लीस्ट जो सोशलिज्म है उसके बारे में बात, वो लोग हैं ये। यूटोपियाई सोशलिज्म का विचार हेनरी डे सिमोन, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फोरियर। तो ये यूटोपियाई सोशलिज्म के विचारक हैं, हेनरी डे सिमोन, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फोरियर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआईपी कर लेना, याद होने चाहिए कि यूटोपियाई सोशलिज्म के कौन कौन से थिंकर हैं। अब शुरू होता है आगे वाले क्वेश्चन, जो ये 271 तक क्वेश्चन है ना, जो भी 263 से 271, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मेरी संभावनाएं है कि बनेगा। इसके बाद है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कब लिखा गया? मार्क्स और एंगल्स ने लिखा था 1848 में। मार्क्स और एंगल्स ने अपने समाजवादी विचार को किस तरह का समाजवाद कहा है? साइंटिफिक सोशलिज्म। क्रांतिकारी मार्क्सवाद के 3 पक्ष कौन से हैं? लेनिनवाद, स्टालिनवाद और माओवाद। ये 3 जो हैं ये रेवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म के अंदर आते हैं। सोवियत संघ के पिता कौन माने जाते हैं? लेनिन। रसिया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में विभाजित कब हुआ? रसियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर विभाजन होता है, ठीक है, वो होता है 1903 के अंदर। उसके बाद है लेनिन के ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? बोल्शेविक, और बाकी जो बच गए उनको मेनसेविक। वेनगार्ड पार्टी का विचार क्या? वेनगार्ड पार्टी का विचार किसने दिया था? ये दिया था लेनिन ने। वेनगार्ड पार्टी में सदस्य कौन होगा? इसने कहा कि प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरी होंगे, लेनिन ने कहा। वर्किंग क्लास को लीडरशिप किसके द्वारा दी जाएगी? वर्किंग क्लास को लीडरशिप देगी वेनगार्ड पार्टी। तो वेनगार्ड पार्टी जो है वो इसकी लीडरशिप देगी। वेनगार्ड पार्टी में निर्णय लेने की पद्धति क्या थी? डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। ये याद रखना आपको। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लगभग मैं स्पीड में पढ़ रहा हूँ लेकिन जरूरी क्वेश्चन हैं ये सारे। फिर है साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था, पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी लेनिन ने 1916 में, यानी कि इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। द स्टेट एंड द रेवोल्यूशन, ये बुक किसने लिखी? लेनिन ने लिखी थी 1917 में। इसमें वो जो है रेवोल्यूशन के लिए जरूरी 3 स्थितियाँ बताते हैं कि 3 स्थिति कौन सी होनी चाहिए। फिर इसके बाद है क्रांति के लिए कौन सी 3 परिस्थितियाँ हैं? वो हैं राजनीतिक शक्ति का ह्रास, यानी कि राजनीतिक शक्ति कम हो जाए उस समय पे, मजदूर वर्ग की खराब स्थिति हो उस समय पे रेवोल्यूशन होगी। तीसरी है देश बड़े स्तर पर राजनीतिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर आ गया हो, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर आ गया हो। तो ये 3 परिस्थितियां हैं जब एक रेवोल्यूशन के लिए सही साबित होंगी। सोवियत संघ का तानाशाह नेता किसको मानते हैं? स्टालिन को कहा जाता है। 1924 में संघ की कमान इनके हाथ में आती है। स्टालिनवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? स्टालिनवाद क्या कहता है? स्टालिनवाद क्या कहता है? वो कहता है कि कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी होनी चाहिए। कम्युनिज्म एंड नेशनलिज्म दोनों को जोड़ता है। सोशलिज्म इन वन कंट्री, ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रख लेनी है। ये तीनों इनके आइडिया हैं स्टालिन के। पार्टी का एक नेता सुप्रीम हो और जो सब कुछ जानता हो, ये विचार किसका? ये कल्ट लीडरशिप का विचार है जो स्टालिन ने दिया था। राष्ट्रवाद को साम्यवाद से जोड़ने वाला पहला नेता स्टालिन। नेशनलिज्म को पूंजीवाद की रणनीति किसने बताया? कार्ल मार्क्स ने, कि नेशनलिज्म जो वो पूंजीवाद की रणनीति है। ये किसने कहा है? ये कार्ल मार्क्स ने कहा। जबकि स्टालिन ने क्या किया कि राष्ट्रवाद को सोशल कम्युनिज्म से जोड़ने का काम किया स्टालिन ने इसके अंदर। फिर है परमानेंट रेवोल्यूशन का विचार किसने दिया था? ये याद रखना है, लिया ट्रोट्स्की नाम याद रखना। कई लोग लेनिन समझ लेते हैं लेकिन लियो ट्रोट्स्की परमानेंट रेवोल्यूशन के बारे में कहते हैं। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी थी? वो बनी थी 1921 में। माओ कौन सी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के असिस्टेंट थे? वो थे बीजिंग यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। माओ जेडोंग, माओ त्से-तुंग। चीन में क्रांति माओ के नेतृत्व में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। क्लास स्ट्रगल को एंटी इंपीरियलिस्टिक के साथ किसने जोड़ा? क्लास स्ट्रगल को एंटी इंपीरियलिस्टिक के साथ किसने जोड़ा? माओ त्से-तुंग ने। क्रांति गांव से शुरू होकर शहरों में जाएगी, ये विचार किसका है? माओ का। ये चीज जोड़ने, क्लास स्ट्रगल एंटी इंपीरियलिस्टिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सोशलिज्म कम्युनिज्म से क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्थ कोरिया साम्यवाद का मॉडल किस पर आधारित है? नॉर्थ कोरिया का साम्यवाद वो किस पे आधारित है? वो है जूचे की विचारधारा। जूचे नाम के कोई व्यक्ति होंगे, उनकी विचारधारा पे है। यह नेशनल सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जोर देता है। ठीक है। इसके बाद है रिविजनिस्ट मार्क्सवाद के मुख्य विचार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिविजनिस्ट मार्क्सवाद के मुख्य विचार क्या हैं? वो हैं, इन सभी आर्गुमेंट को सोशल डेमोक्रेसी के अंतर्गत भी प्रयोग किया जाता है। ये सोशल डेमोक्रेसी के अंदर भी आते हैं रिविजनिस्ट के। तो मेन क्या है? ये कहते हैं कि पूंजीवाद में सुधार के द्वारा समाजवाद का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। दूसरी बात ये कहते हैं कि बदलाव जो वो हिंसा के तरीके से किया जा सकता है, यानी कि हिंसा करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि रेवोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, उससे बिना रेवोल्यूशन के भी जो है वो बदलाव किया जा सकता है। और पूंजीवाद में सुधार करके भी जो हम सोशलिज्म तक पहुंच सकते हैं। चौथा, बिना क्रांति के साम्यवाद हासिल किया जा सकता है। बिना क्रांति के साम्यवाद हासिल किया जा सकता है। ये एक इनका आइडिया, ये 4 आइडिया हैं, इनको याद रख लेना। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, ये 4 आइडिया। इसके बाद है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म पुस्तक किसकी? इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एडवर्ड बस्टीन जो हैं उनकी है। ये रिविजनिस्ट नियो मार्क्सिस्ट हैं। इसके बाद है एडवर्ड बस्टीन किस देश की कम्युनिस्ट पार्टी में थे? ये थे जर्मन सोशलिस्ट पार्टी। इसके बाद द न्यू एज ले किसने लिखा? एडवर्ड बस्टीन ने। ठीक है, द प्री कंडीशन ऑफ सोशलिज्म एंड द टास्क ऑफ सोशल डेमोक्रेसी किसने लिखी? एडवर्ड बस्टीन ने। सारे इंपॉर्टेंट है, इनकी बहुत जबरदस्त इनका लिटरेचर है। लुई अल्थुजर, ये भी न्यू मार्क्सिस्ट हैं। को मार्क्सवाद की किस श्रेणी में रखा जाता है? स्ट्रक्चरल मार्क्सवादी ही है, स्ट्रक्चरल मार्क्सवादी हैं। ठीक है, रिविजनिस्ट के अंदर आएंगे। स्ट्रक्चरल मार्क्सवाद का जनक कौन है? लुई अल्थुजर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेनी है। इसके बाद है लुई अल्थुजर की मुख्य कार्य कौन से, मुख्य बुक्स कौन सी हैं? पहली इनकी 4 मार्क्स 1965। इसके बाद है रीडिंग कैपिटल 1965। इसके बाद है आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजिकल स्टेट अपार्चर 1970। फिर इसके बाद है लुई अल्थुजर मार्क्स के किस विचार के विरुद्ध हैं? लुई अल्थुजर मार्क्स के किस विचार के विरुद्ध हैं? तो ये हैं मानववादी मार्क्सवाद और आर्थिक सिद्धांत। लुई अल्थुजर इसके विरोध में है। मानववादी मार्क्सवाद किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ? ये है क्रिटिकल थ्योरी से। इसके बाद है क्रिटिकल थ्योरी मार्क्स के किन विचारों से प्रभावित थी और उस पर काम करती थी? ये थी युवा मार्क्स, यानी कि 1844 से पहले लिखी गई किताबों के ऊपर, जो 1844 से पहले जितना लिटरेचर लिखा उसके ऊपर बेस करती। उसके बाद है मानववादी मार्क्सवाद। युवा मार्क्स और मानववादी मार्क्सवाद जो है ये एक ही हैं। ये सारे 1844 से पहले के लिटरेचर में हैं सारे। इसके बाद किन विचारों पर काम करते हैं? युवा मार्क्सवाद, मानववादी मार्क्सवाद। एक है फिर पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट, एलिनेशन। ठीक है, किन विचारों पे से प्रभावित थी? क्रिटिकल थ्योरी किन पे काम करती है? युवा मार्क्सवाद, मानववादी मार्क्सवाद, पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट, एलिनेशन। ये मार्क्स के आर्थिक विचारों के खिलाफ थे, उसका खंडन करते हैं। आर्थिक विचार, इकोनॉमिक कंडीशन को नहीं मानते। उसके बाद ये हैं, इनके अनुसार शासक वर्ग जो है समाज को नियंत्रित करके रखता है। ठीक है, ये इसको मानते हैं। इसके बाद शासक वर्ग कला, संगीत, रेडियो, फिल्म और दूसरे सांस्कृतिक माध्यमों से समाज में भ्रम पैदा करके रखता है। ये भी इसको मानते हैं। इसको क्रिटिकल थ्योरी से सरकार की आलोचना की जा सकती है, ये इसको भी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे थिंकर आ जाते हैं क्रिटिकल थ्योरिस्ट के अंदर। फिर जैसे हैबरमास हैं, उनको याद रख लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल थ्योरी को कहाँ पर स्थापित किया गया? यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में। इसके बाद क्रिटिकल थ्योरी से महत्वपूर्ण दार्शनिक कौन है? देखिए, ये आ गए सारे के सारे। पुरानों में जो हैं वो हैं मैक्स हरकम हायर मैक्स हरकम हायर, थियोडोर अडोर्नो, हार्बर्ट मार्क्यूज, वाल्टर बेंजामिन, एरिक फ्रोम। ये सारे ओल्ड थे। नए में बात करेंगे तो हैबरमास है। ठीक है, ये तात्कालिक हैं, समकालिक हैं। इसके बाद आता है फैबियन समाजवाद किस देश में शुरू हुआ? 1884 में इंग्लैंड में शुरू होता है और इसी के बेस पे 1886 में जो है वहाँ पे लेबर पार्टी बनती है, उसको याद रख लेना है। उसके बाद है फैबियन समाजवाद किस तरीके से समाजवाद की स्थापना चाहता है? वो चाहता है कि समाज में शांति और सुरक्षा के द्वारा और संसदीय लोकतंत्र के द्वारा समाजवाद लाया जा सकता है। फैबियन समाजवाद के मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट्स कौन हैं? ये हैं H.G. वेल्स, जॉर्ज बर्नार्ड शो, सिडनी वेब एंड बैथरिक वेब, G.D.H. कोल।
विलियम क्लार्क, ये लोग जो हैं इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये हैं फैबियन सोशलिज्म के। इसके बाद है अनार्की कम्युनिज्म, अनार्किस्ट कम्युनिज्म भी है। इसके मुख्य आर्गुमेंट क्या है? ये कहते हैं राज्य एक कर्सिव इंस्ट्रूमेंट है, राज्य एक कर्सिव इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, राज्य को समाप्त करके ही समाज को बदला जा सकता है। ठीक है, ये है राज्य को समाप्त करके ही समाज को चेंज किया जा सकता है। फिर निजी संपत्ति को समाप्त करके ही राज्य को समाप्त किया जाता है। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म की तरह बात है ये अनार्किस्ट मार्क्सिज्म बोला जाता है इसको, अनार्की कम्युनिज्म कह रहे हैं इसको ये। फिर है अराजक समाज साम्यवाद के मुख्य प्रतिपादक कौन है? ठीक है, अराजक समाजवाद देखो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म की तरह है, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म नहीं है, उसके अलग प्रिंसिपल हैं। वहाँ पे साइंटिफिक सोशलिज्म की भी बात होगी, वहाँ पे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात होगी, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात होगी और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात होगी, वो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म है। यहाँ पे क्या अराजक साम्यवाद के अंदर क्या है? विलियम गॉडविन, लियो टोल्स्टॉय, वार एंड पीस इनकी किताब है, पीटर क्रोपोटकिन, म्यूचुअल एड, मिखाइल बुकानिन, स्टेट एंड एनार्की बुक है इनकी, इमा गोल्डमैन। ये याद रख लेने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छोड़ना नहीं है इनको। इसके बाद है इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, किसकी पुस्तक है? इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, ये बुक है विलियम गॉडविन की। इसके बाद है क्रिश्चियन कम्युनिज्म, किसके द्वारा दिया मुख्य? क्रिश्चियन कम्युनिज्म भी था, उसने क्या कहा? क्रिश्चियन कम्युनिज्म के अंदर क्या कहा जाता है? ये कहते हैं बाइबल और जूस की शिक्षाओं पर विश्वास करना चाहिए, निजी संपत्ति को त्यागने की बात कही गई है, जिसे ये sermon ऑन माउंट भी कहते हैं, sermon ऑन माउंट कहते हैं। ठीक है, गरीब के अंदर जूस होता है, ठीक है, इसी ये जूस फाइनल sermon कहते हैं। देखो इनकी सबसे बड़ी बात मार्क्सवाद कम्युनिज्म के साथ क्यों क्या चीज़ जोड़ती है? वो जोड़ती है निजी संपत्ति को छोड़ देना चाहिए, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसकी बात करते हैं। इसको क्रिश्चियन साम्यवाद के मुख्य विचारक कौन है? एफ डी मोरिश, हेनरी स्कॉट हॉलैंड, आर एच टाउनी, ये क्रिश्चियन सोशलिज्म की कम्युनिज्म की बात करते हैं। समाजवाद और बाजार को मिश्रित करने की बात किस समाजवाद में की गई है? ये है मार्केट सोशलिज्म के अंदर। ठीक है, समाजवाद और बाजार को मिक्स कर दें, ये बात किसने कहाँ पे है? मार्केट सोशलिज्म। तो यहाँ पे हमारे पंडित नेहरू भी जुड़ जाते हैं। ठीक है, मार्केट सोशलिज्म के मुख्य बिंदु क्या हैं? बड़े संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व हो, निजी संपत्ति होनी चाहिए, छोटे संसाधनों पर निजी स्वामित्व हो, माध्यमिक उद्योगों को वर्कर्स द्वारा संचालित किया जाए, सभी फर्म्स को खुले तौर पर बाजार में जाने का अधिकार हो, ये बात होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इनको हम खत्म करते हैं यहाँ पे सोशलिज्म के थिंकर्स को। इसके बाद जो बचते हैं वो आपके बच जाते हैं लिबरलिज्म के थिंकर। लिबरलिज्म के छोटा ही काम है, ज़्यादा नहीं है, लिबरलिज्म को पढ़ लेते हैं। लिबरलिज्म में क्या है कि शास्त्रीय यानी क्लासिकल उदारवाद के मुख्य प्रावधान क्या हैं, क्या क्या बातें हैं उसके अंदर, वो देखिए बहुत सारी बातें हैं, 12-13 बातें हैं, उनको सबको देखते हैं। स्मिथ और जॉन लॉक, इन्होंने शुरुआत की। राजनीतिक उदारवाद के जनक जॉन लॉक हैं, आर्थिक उदारवाद के एडम स्मिथ हैं, यानी कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म जॉन लॉक, इकोनॉमिक लिबरलिज्म एडम स्मिथ। राज्य और अर्थव्यवस्था को मुक्त रहना चाहिए, यानी कि स्टेट और इकोनॉमी जो है उनको फ्री किया जाए आपस में। राज्य को सीमित सरकार में ढलना चाहिए, यानी कि ये लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद बाजार को सभी के लिए मुक्त कर दिया जाए, ठीक है, बाजार जो वो सभी के लिए फ्री हो। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये इनके आर्गूमेंट है। आर्थिक क्षेत्र में लेजे फेयर का कॉन्सेप्ट लागू करते हैं, लेजे फेयर के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बाजार को सब संचालित होना चाहिए, बाजार खुद चलना चाहिए, गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे। बाजार में मांग और पूर्ति का सिद्धांत, डिमांड एंड सप्लाई, ये वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। राज्य बाजार में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि स्टेट जो है वो इंटरवीन नहीं करेगा मार्केट के अंदर। मार्केट केवल सुरक्षा का काम, मतलब कि मार्केट के अंदर वो सिर्फ क्या काम करेगा? सिक्योरिटी देगा स्टेट। ठीक है, तर्क का प्रयोग करके समाज में सुधार किया जा सकता है, यानी कि रेशनली हम सोच करके उस समाज में जो है वो सुधार कर सकते हैं। डिवाइन राइट थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी रॉबर्ट फिल्मर ने। और इसी के खिलाफ जो है जो 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जो है जॉन लॉक की किताब जो है उसकी जो सेकंड ट्रीटी जो है उसके अंदर बात की जाती है, रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना की गई है। ठीक है, इसके बाद है वेल्थ ऑफ नेशन बुक किसकी है? एडम स्मिथ की। इसके बाद है समूह के हित की पूर्ति के लिए एडम स्मिथ किस अवधारणा को जन्म देते हैं? ये इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड का मतलब है कि पकड़ के खींच लेना, इनविजिबल हैंड का मतलब है कि ऊपर खींच लेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेंगे। फिर है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, किसने दी है? ये है डेविड रिकार्डो की। कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी डेविड रिकार्डो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के आर्गूमेंट क्या हैं? आर्गूमेंट देखिए,
एक देश उस वस्तु का व्यापार करे जो वह सबसे अच्छी बनाता हो, उस वस्तु का आयात करे जो वह उत्पादन नहीं करता, यानी कि उस चीज़ को तो वो जो है वो बेचे, उस चीज़ को बाहर भेजे जो वो सबसे अच्छी बनाता है, और उस चीज़ को खरीदे जो वो नहीं बनाता है। फिर इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ मोरल लेजिस्लेशन पुस्तक। ये बुक किसकी है? बेंथम की। प्रिंसिपल ऑफ मोरल लेजिस्लेशन वीआईपी बुक है। देखो, लिबरलिज्म के सारे आर्गूमेंट, सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद जेएस मिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी कब प्रकाशित हुई? 1859 में। जेएस मिल ब्रिटेन की संसद में कब पहुंचे? 1865 में। मिल राज्य के हस्तक्षेप को कब सही मानते हैं कि स्टेट कब इंटरवीन करे वो सही होगा? तो मिल कहते हैं कि एक व्यक्ति को जब काम करने का माहौल ना मिले तो उसे सही माहौल देने के लिए राज्य जो है इंटरवीन कर सकता है। फिर आधुनिक उदारवाद के मुख्य बिंदु क्या हैं? आधुनिक उदारवाद मॉडर्न लिबरलिज्म, यह है राज्य व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को सही करे, राज्य कल्याणकारी होना चाहिए, यानी कि नेक्स्ट लिबरलिज्म जो आ गया वो आ गया वेलफेयर स्टेट का। ठीक है, इससे पहले वाला क्या था? लिमिटेड गवर्नमेंट का। अब आ गया समाज कल्याण के लिए पूंजीपतियों से टैक्स लिया जाए। ठीक है, उसके बाद है समान सामाजिक परिस्थितियाँ होनी चाहिए, मतलब कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो इक्वल सोशल कंडीशन भी होनी चाहिए। धन का दोबारा से वितरण हो, यानी कि जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही है दोबारा से। इसके बाद आधुनिक उदारवाद के मुख्य प्रवक्ता कौन हैं? आधुनिक उदारवाद में वो आते हैं एल.टी. होबहाउस। ठीक है, एल.टी. होबहाउस को जो है मॉडर्न लिबरलिज्म का जनक माना जाता है। जॉन डीवे, जॉन रोल्स, अमर्त्य सेन, टी.एच. मार्शल, जॉन मिनार्ड-किन्स और कैटल पोलियानी। ठीक है, कैटल पोलियानी। इसके बाद है नव उदारवाद के मुख्य बिंदु क्या है? न्यू लिबरलिज्म। ठीक है, ये तो मॉडर्न लिबरलिज्म था, अब न्यू लिबरलिज्म 1970 के दशक में उभर करके आता है, 1970 में आता है। और दूसरी चीज़ है कि कल्याणकारी राज्य की आलोचना करता है कि वेलफेयर स्टेट नहीं हो। केनेसियन मॉडल की आलोचना करता है कि ये क्या मॉडल दिया था इकोनॉमी का? इकोनॉमी और मार्केट स्वसंचालित होनी चाहिए, क्योंकि किनेसियन मॉडल में क्या कहा था कि मार्केट को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो जबकि इन्होंने आलोचना की इकोनॉमी और मार्केट जो है उसको रेगुलेट नहीं करना है, उसको खुला छोड़िए, उसको अपने आप चलने दीजिए। सरकार का एक ही काम है कि वो मंदी को आने से रोक दे। ठीक है, उसका यही काम है कि मंदी आने से रोके, वो कंट्रोल नहीं करेगी मार्केट को। इसके बाद 1970 के तेल संकट से आई मंदी को क्या कहा गया? ये स्टैगफ्लेशन कहा गया, स्टैगफ्लेशन 1970 की मंदी को। इसके बाद नव उदारवाद के मुख्य दार्शनिक कौन है? वो हैं फ्रेडरिक वॉन हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, और साथ में इनके रॉबर्ट नोजिक। वो लिबर्टेरियनिज्म के हैं, लेकिन इनके अंदर ये दो जरूर आएंगे यहाँ पे, फ्रेडरिक वॉन हेयक और मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, ये मेन दार्शनिक हैं इनके। मोंट प्लेरिन सोसाइटी का विचार किसने दिया? ये दिया फ्रेडरिक वॉन हेयक ने, मोंट प्लेरिन सोसाइटी। हेयक को नोबेल पुरस्कार मिला था 1974 में और फ्रीडमैन को मिला था 1976 में। इसके बाद द रोड टू सर्फडम किसकी बुक है? फ्रेडरिक वॉन हेयक। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको कितने ही वी लगा लीजिए, पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके बाद थ्योरी ऑफ मोनेटेरियनिज्म, ये मिल्टन फ्रीडमैन की, ये भी कितने ही वी लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पेपर में बहुत बार आती है। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम किसकी पुस्तक है? मिल्टन फ्रीडमैन की, कई बार किताब आ चुकी है, तो आपको जो है इसको याद कर लेना है। इसके बाद है मोनेटेरियनिज्म के विचार को अमेरिका या ब्रिटेन में कब पूरी तरह से लागू किया गया? अमेरिका या ब्रिटेन में कब पूरी तरीके से लागू किया गया? 1980s में मोनेटेरियनिज्म का जो विचार है इसको लागू कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के आपके 340 प्लस क्वेश्चन जो हैं हमने यहाँ पे किए हैं। अगर हम डिस्कशन के थ्रू देखें, जो आर्गूमेंट हमने लगा करके देखें, तो आप 500 क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये पूरा का पूरा सेगमेंट था, जो पूरी की पूरी जो 2 वीडियो में आपकी कंप्लीट हुई हैं, ये आपको याद कर लेनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए जो है आपको एक काम और करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने से पहले वाली वीडियो जरूर देखिए। हमने एक एक थ्योरी को अलग अलग करके समझाने की कोशिश की है, एक एक थ्योरी को, हर एक चीज़ को। कुछ चीज़ें रह गई हैं, स्टेट और डेमोक्रेसी के आपके इसके अंदर क्वेश्चन नहीं डाले गए थे, वो मैं डालूंगा, अलग से आएगी जब हम कंपैरेटिव की टोटल वीडियोज़ लेकर के आएंगे, कंपैरेटिव की या इंटरनेशनल की, जब हम इसी तरीके के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उनके अंदर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ से आप याद कीजिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको। अलग से कुछ ज़्यादा इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, यहाँ से पढ़िए। ठीक है, जिसको थ्योरी याद है, थ्योरी जिसको कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके लिए ये क्वेश्चन जो है ये समझ लीजिए कि पूरा माइंड्स ऑफ विजडम है। ठीक है, आपके लिए काम कर सकती हैं ये चीज़ें, आप अच्छा कर सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छे से अपने को रिवाइज कर सकते हैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो है इतना ही करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसको शेयर जरूर करते रहें, बताते रहें जहां भी आप भेज सकते हैं इसको। ठीक है, तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।